गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय सूर्य तप एवं उष्मा बजट। और ये सूर्य तप क्या है और उष्मा बजट क्या है। सूर्य तप के बारे में, सूर्य ताप को कौन कौन से, जो पृथ्वी को सूर्य ताप किस प्रकार से मिलता है, या तापमान को कौन कौन से जो कारक है निर्धारित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। फिर अपन बात करेंगे कि जो उष्मा बजट है वो क्या है। उष्मा बजट का मतलब है सूर्य से आने वाली उष्मा और जाने वाली उष्मा, उनका जो लेखा जोखा है उसी को अपन क्या कहते हैं, संतुलित अवस्था को क्या कहते हैं, उष्मा बजट कहते हैं। तो उष्मा बजट के बारे में अपन बात करेंगे मुख्य रूप से, और सूर्य तप के बाद। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सूर्य तप। सूर्य तप का मतलब क्या होता है, यानी सूर्य से जो आने वाली जो किरणें हैं, उनसे आने वाली जो उष्मा है, जो तापमान है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। और आपको यह ध्यान रखना, सूर्य से जो आने वाली जो विकिरण है, जो किरणें हैं, उनको अपन लघु विकिरण या सौर्य विकिरण के रूप में भी अपन जानते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें ना, जैसे ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ये सन है, और ये आपकी पृथ्वी है। तो देखो, पृथ्वी की सतह पर जो ये किरणें आ रही है ना, इनको अपन कहते हैं सौर्यक किरणें, सौर्यक विकिरण, और इन्हीं को कहते हैं अपन लघु विकिरण। अब देखो, जो ये सूर्य से वापस जा रही है, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं दीर्घ विकिरण, या इसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। यानी देखो, इसका मतलब भी आपको समझना है। सौर्य विकिरण का मतलब है सूर्य से आने वाली उष्मा। देखो, सौर्य विकिरण का मतलब है सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उन्हें सौर्य विकिरण, और ये लघु तरंग यानी छोटी तरंगों के रूप में आती है। और पार्थिव यानी पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती है, इसलिए अपन पार्थिव तरंगे कहते हैं। और जाने वाली तरंगे क्या होती है, दीर्घ तरंगे होती है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, दीर्घ तरंग के रूप में कहते हैं। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, सूर्य से आने वाली तरंग को पार्थिव तरंग कहते हैं या सौर्य तरंग कहते हैं, या दीर्घ या लघु। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है, सूर्य से आने वाली लघु तरंग है लेकिन सौर्य तरंग है, और पार्थिव तरंग पृथ्वी से जाने वाली तरंग है। तो इस प्रकार से अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि जो सूर्य तप है, अब सूर्य और जो पृथ्वी है इनके मध्य गैप है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। औसत गैप है 15.2, यानी अपन कह सकते हैं तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अपन से सूर्य। पृथ्वी से सूर्य कितना, लगभग अपन मान लिया जाए औसत एवरेज रूप से तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब जो सूर्य का जो तापमान है पृथ्वी पर जो आता है, वो लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड में आता है। 8 मिनट और कहीं आपको 20 सेकंड, 16 से 20 सेकंड मिल जाएंगे। तो वो 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर की स्पीड से, प्रति वर्ग सेकंड की स्पीड से आता है। यानी 1 सेकंड में 3 लाख वर्ग किलोमीटर को सूर्य की जो किरण है वो पार करती है। तब जाके वो कहीं पर भी आपके 8 मिनट और 20 सेकंड में सूर्य, पृथ्वी के धरातल पर सूर्य का ताप आता है, किरणें आती है। तो ये भी आपको कभी कभी पूछ सकते हैं कि सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर कितने समय में आती हैं, तो 8 मिनट और 20 सेकंड में आती हैं। और जो भी यहां तक सूर्य की जो उष्मा आ रही है, वो इतना टेम्परेचर है, इतना दूर होने के बाद में भी, तो अपन मान सकते हैं कि जो सूर्य है उनकी जो तरंगे है, जो सूर्य की जो उष्मा है, उसका केवल और केवल 2 अरबवा भाग अपन को मिलता है। 1/2 अरबवा भाग ही अपन को प्राप्त होता है। अगर ये थोड़ा और नजदीक आ गया तो क्या होगा, यानी अभी अपन लगभग 50 डिग्री के तापमान को अपन सहन कर पा रहे हैं, औसत तापमान को लगभग अपन ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि अपन के यहाँ पे 42, 43, 44 ये तो एवरेज रहता है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, तो अपन ये मान सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी भी इतना है 45 पे, जब वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं वो जलने लग जाएगी, सूर्य के तापमान। और जो अपन कहते हैं ना जलवायु परिवर्तन, वो कई सारे जो तापमान, पृथ्वी के धरातल के जो तापमान को बढ़ाने का काम करती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस कारण के यहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। तो सूर्य तो इतना दूर है, फिर भी इतना तापमान दे रहा है, फिर भी अपन इन सूर्य के सामने अपन खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं जब सूर्य लंबो चमकता। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि सूर्य का जो ताप है इतना दूर होने के बाद में इतना ज़्यादा आता है। अब देखो अगली बात, एक होता है सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक क्या होता है, यानी पृथ्वी पर जो विकिरण आती है ना, जो विकिरण आती है वो 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में आती है।
2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर और प्रति मिनट में आती है। तो उसी को अपन, उसी धरातल को अपन क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। यानी जो ये सूर्य का जो प्रकाश, जो ऊष्मा आ रही है, वो 2 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर वर्ग सेंटीमीटर की स्पीड और मिनट में आती है। 1 मिनट में 2 वर्ग सेंटीमीटर इतनी ऊष्मा होती है, तो उसे अपन सौर स्थिरांक कहते हैं। अब अपन बात करते हैं सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब पृथ्वी पर जो सूर्य का तो ताप मिल रहा है, वो सूर्य ताप किन किन कारकों से मिल रहा है और कितना मिल रहा है, किस प्रकार से पृथ्वी सूर्य ताप से प्रभावित है। पृथ्वी पर सूर्य का ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है, सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस प्रकार से? तो पहला कारण है सूर्य की किरणों का झुकाव। यानी सूर्य अगर मान लो, जैसे अपन मान लेते हैं ये वाला इधर से हटा, देखो ये देखो आपका है ग्लोब, ये है भूमध्य रेखा और ये है आपका ग्लोब। तो देखो यहां पे सूर्य है, इसको अपन सूर्य में, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। देखो जब सूर्य की किरणों का झुकाव लंबवत होता है विषुवत रेखा के ऊपर, तो तापमान अधिक प्राप्त होता है। और जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ जाता है, ये देखो इधर झुकाव, तो झुकाव सूर्य का तो तापमान यहाँ पे कम होता है, तो सूर्य की किरणों का झुकाव भी तापमान, पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले तापमान को प्रभावित करता है, कम ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ अगर मान लो 100% सूर्य का तापमान मिल रहा है, तो यहाँ पर लगभग औसत रूप से 40 से 42% तापमान ही पहुँच पाता है। इतना कम तापमान हो जाता है। ये सूर्य की किरणों का झुकाव जो है वो प्रभावित करता है तापमान को, पृथ्वी पर आने वाले तापमान को। तो पहला चीज होगा सूर्य की किरणों का झुकाव तापमान को प्रभावित करता है। दूसरी चीज दिन की लंबाई, या अपन कह सकते हैं धूप की अवधि। अब जैसे देखो मान लो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में देखो जून महीने में यहाँ सूर्य लंबवत रहता है, उत्तरी गोलार्ध में जून महीने में, तो यहाँ दिन की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, तो धूप की अवधि है वो बढ़ जाती है, तो यहाँ पे सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। और उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जून में सूर्य ताप की जो किरणें हैं वो कम प्राप्त होगी, सूर्य का ताप पृथ्वी पर कम आएगा क्योंकि ये इतना दूर आ जाएगा। तो आपको पता है दिन की लंबाई, यानी यहाँ पर जो जून महीने में जो दिन है 12 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है। सुबह 6 बजे सूर्य उदय हो जाता है, 8:15 बजे या अपन कह सकते हैं 8 बजे या 7:30 बजे के आसपास अस्त होता है, तो 6 से 6 12 घंटे हो गए और ऐसे लगभग 13 साढ़े 13 14 घंटे का दिन हो जाता है। तो दिन की जो लंबाई है या धूप की अवधि है वो भी क्या करती है, सूर्य ताप को प्रभावित करती है, पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप को कम ज़्यादा होता है। तो ये जून महीने का उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, वैसा का वैसा जनवरी महीने में उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। मान लो यहाँ पे आ गया सूर्य, यहाँ पे दिसंबर में है, तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, यहाँ पे कम होगी सर्दी, उत्तरी गोलार्ध सर्दी हो जाएगी क्योंकि दिन छोटा हो जाएगा, दिन की अवधि छोटी हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं वायुमंडल की पारगम्यता। अब जैसे आप देखते हो वर्षा ऋतु में अधिकांश समय में अपन कह सकते हैं बादल छाए हुए रहते हैं पृथ्वी पर, तो जहाँ पे बादल छाए हुए रहते हैं तो वहाँ पे सूर्य का ताप कम प्राप्त होता है। और जब बादल नहीं छाए रहते हैं तो उन दिनों में सूर्य का ताप पृथ्वी को अधिक प्राप्त होता है। तो जो वायुमंडल की जो पारगम्यता है वो भी क्या करती है, सूर्य ताप को प्रभावित करती है, कम ज़्यादा होने को उनके लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर अपन बात करते हैं सौर कलंक। अब देखो ये आपका सूर्य है, इस सूर्य के अंदर कई सारे ऐसे धब्बे हैं, कलंक के रूप में धब्बे हैं, सौर कलंक। तो इनकी जो मात्रा है, ये सौर कलंक की घटना प्रत्येक लगभग 11 वर्षों के बाद में ऐसा माना जाता है, औसत रूप से 11 वर्ष माना जाता है। तो सौर कलंक की घटना के कारण भी सूर्य प्रभावित होता है, सूर्य का तापमान। जब सौर कलंक यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो सूर्य तो ताप है वो अधिक प्राप्त होगा। तो सौर कलंक भी जो घटना है उसके कारण भी सूर्य का ताप प्रभावित होता है। फिर अपन बात करते हैं पृथ्वी की सूर्य से दूरी। देखो पृथ्वी की सूर्य से दूरी अपन मान सकते हैं औसत दूरी तो होती है आपकी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। लेकिन एक आपको ध्यान है, जब ये आपकी पृथ्वी, ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। देखो ये जब पृथ्वी यहां होगी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये दूरी क्या होती है, कम दूरी होती है, और ये दूरी क्या होती है, अधिक दूरी होती है। तो जब सूर्य कम दूरी पे होगा, सूर्य और पृथ्वी की दूरी बीच की कम होगी, तो यहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा।
और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिक दूरी होगी तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के पास में होगा तो अधिक पृथ्वी को तापमान मिलेगा, और सूर्य पृथ्वी से अधिक दूर होगा तो कम तापमान मिलेगा। और ये घटना, जो ये कम दूरी वाली घटना है, इसे अपन क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये जो अधिक दूरी वाली घटना है, इसे अपन क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, उपसौर के समय सूर्य का ताप पृथ्वी को अधिक मिलता है। और उपसौर की घटना है ये आपके 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को। और अपसौर की घटना है ये 4 जुलाई को होती है। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ ध्यान हो गई, अपसौर और उपसौर। और मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आपको अपसौर और उपसौर के बारे में बताई। यानी सूर्य और पृथ्वी की सबसे नज़दीकी दूरी होती है तो उसे अपन उपसौर कहते हैं, और उस समय सूर्य का जो तापमान है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलता है क्योंकि पास में होता है। और ये घटना 3 जनवरी को होती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है तो उसे अपन कहते हैं अपसौर कहते हैं। तापमान कम प्राप्त होगा, ये घटना 4 जुलाई को होती है। फिर अपन बात करते हैं स्थल और जल की प्रभाव। अब आपको पता है पृथ्वी के धरातल पर जल भाग अधिक है, लगभग 71% और 29% भाग आपका जल भाग स्थल भाग है। तो जल भाग अधिक है तो तापमान भी जल और तापमान, जल भाग देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है, स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो सूर्य का जो तापमान है उसको भी प्रभावित करता है, क्योंकि जल्दी जल्दी गर्म होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है, तो वहाँ पर अधिक तापमान प्राप्त होता है। फिर अपन बात करते हैं भूमि का ढाल। जैसे देखो भूमि का ढाल किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये देखो, ये कोई मान लो पर्वत है, ये कोई पर्वत है और सूर्य इस तरफ से उदय हो रहा है सूर्य, तो इस वाले भाग पर यहाँ पर क्या होगा, तापमान अधिक होगा, और ये वाला भाग है यहाँ पे तापमान क्या होगा, कम। क्योंकि जो सूर्य के सामने वाला भाग होगा भूमि का ढाल, जैसे पर्वतीय ढाल है तो यहाँ पे तापमान अधिक है, और सूर्य के पर्वत विमुखी ढाल पर क्या होगा, सूर्य का तापमान कम होगा। तो जो सूर्य का ढाल है या जो अपन कह सकते हैं भूमि का ढाल है वो भी क्या करता है, प्रभावित करता है सूर्य ताप को। अब अपन बात करते हैं तापमान को कौन, ये तो पृथ्वी पर सूर्य का तापमान प्रभावित हो रहा था, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा, लेकिन तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन। अब तापमान किस प्रकार से पृथ्वी पर नियंत्रित होता है, जैसे देखो, पहला कारण आपको ध्यान रखना अक्षांशीय विस्तार, यानी अक्षांशीय विस्तार के कारण भी तापमान कम ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे देखो अपन बात कर लेते हैं अक्षांश किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखो ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री एस हो गए, ये एन हो गए। अब देखो कोई शहर एक ही अक्षांश पे स्थित है, कोई शहर एक ही अक्षांश पे स्थित है इसी पे, लेकिन ये वाला पहाड़ी इलाका है, ये वाला तो देखो धरातल है, समतल, तो यहाँ सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे इसी अक्षांश पे एक कोई मान लो हिल स्टेशन है तो वहाँ का तापमान क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो एक ही अक्षांश पे होने के बावजूद भी यहाँ पे सूर्य का तापमान कम और ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि एक भाग है जो पृथ्वी के समतल भाग पे समुद्र तल से कम ऊंचाई पे है और एक भाग समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पे है। तो एक ही अक्षांश पे होने के बाद भी तापमान में प्रभावित होता है, तापमान नियंत्रित होता है, ऊपर नीचे होता है। इसीलिए तो गर्मियों में जो अधिकतर जो लोग हैं वो घूमने जाते हैं, और कहाँ पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे, जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना वहाँ पे, शिमला, मैसूरी, नैनीताल, जम्मू कश्मीर वगैरह, और राजस्थान में हिल स्टेशन है आपका माउंट आबू क्षेत्र। तो वहाँ पर घूमने जाने का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे तापमान में कमी है और वहाँ पे मौसम सुहावना रहता है, ठंडा रहता है गर्मियों में, इसलिए वहाँ का मौसम का आनंद उठाने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। तो पहला कारक हो गया आपका अक्षांशीय कारक जो प्रभावित करता है। फिर अपन बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। अब वही ऊंचाई है कि ये समुद्र तल से कम ऊंचा है तो तापमान अधिक है, और ये समुद्र तल से अधिक ऊंचा है तो इसका तापमान कम है। तो समुद्र तल की ऊंचाई भी यही प्रभावित करती है, अक्षांशीय विस्तार। फिर अपन बात करते हैं समुद्र तल से दूरी। जैसे देखो ये आपका राजस्थान, ये आपका भारत है, और भारत में भी यहाँ राजस्थान है, ये राजस्थान, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा। तो देखो ये समुद्र तल से कम दूरी पे, और ये समुद्र तल से राजस्थान के अधिक दूरी पे, दूरी क्या प्लस का मतलब अधिक है। तो यहाँ की जो मौसमी जो घटनाएं है, जलवायु दशा है, वो अलग प्रकार के। यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, कम दूरी पे होने के कारण वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन ये समुद्र तल से अधिक दूरी होने के कारण वर्षा भी अपर्याप्त मात्रा में होती है, और यहाँ की जो जलवायु है वो भी विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो समुद्र तल से दूरी भी तापमान को प्रभावित करती है। तापमान को, तो ये तापमान को प्रभावित करने का कारण क्या है, मौसमी दशाएं, जलवायु दशाएं।
जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा कम होगा वहाँ पे पेड़ पौधे भी उसी प्रकार से होंगे, वर्षा भी उसी प्रकार से होगी। तो ये तापमान से समुद्र तल से दूरी भी प्रभावित। एक है समुद्री धाराएं, जैसे देखो कुछ समुद्री धाराएं जल धाराएं दो प्रकार की है, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। तो गर्म जल धारा जहाँ कहीं पर किसी भी क्षेत्र में जाएगी तो उस क्षेत्र को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। जैसे एक आपको उदाहरण बता देते हैं, दो उदाहरण दे देते हैं। देखो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, मान लो यहाँ पे आपका रॉकीज पर्वतमाला, तो यहाँ के रॉकीज पर्वतमाला पे एक चिनूक नाम की पवन चलती है, ठंडी पवन चलती है, प्रचलित पवन चलती है, ठंडी पवन चलती है चिनूक। तो पवन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो पवन चलती है तो यहाँ पे जो बर्फ जमा रहता है तो इस बर्फ को क्या कर देती है, ये पिघला देती है। ये गर्म है, चिनूक पवन क्या है, गर्म और शुष्क है, तो ये यहाँ के बर्फ को क्या कर देती है, पिघला देती है। तो ये जो ठंडी पवन गर्म पवन का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी तापमान को क्या कर देती है, यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। तो गर्म पवन तापमान को बढ़ा देती है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी ठंडी पवन जाएगी तो गर्म स्थान पे जाएगी तो वहाँ के मौसम को ठंडा कर देगी। जैसे देखो अपन यहाँ पिपाड़ में रहते हैं, पिपाड़ सिटी में, और मान लो कहीं दूर स्थान पर मान लो बारिश हो गई तो उस स्थान से आने वाली हवाएं अपन को ठंडी लगेगी। अपन के यहाँ वर्षा नहीं हुई है लेकिन आने वाली जो हवा है वो वहाँ के वातावरण से आ रही है, तो वहाँ के ठंडा वातावरण, तो वहाँ की हवा ठंडी होगी तो अपन को भी ठंडक का महसूस होगा। वैसा का वैसा समुद्री जल धाराएं भी, वो भी दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। तो जिधर से गर्म हवा चलेगी, गर्म समुद्री हवाएं चलेगी, जैसे देखो एक उदाहरण के तौर पर आपको देखना है, ये आपका यूरोप वाला क्षेत्र, ये यूरोप वाला, और ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र। तो यहाँ से एक जल धारा चलती है जिसका नाम है आपका गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा। तो यूरोप में जो जलवायु पाई जाती है, जलवायु दशाएं, वो यहाँ पे ठंडी है, ठंडी और शुष्क जलवायु, यानी यहाँ पे ठंडा मौसम है। और ये जैसे जल धारा आएगी ना तो यहाँ के मौसम को क्या कर देगी, गर्म कर देगी, सुहावना कर देगी। इसीलिए इसको गल्फ स्ट्रीम को क्या कहते हैं, यूरोप का कंबल कहते हैं, यूरोप का कंबल। यानी जो यहाँ पे ठंड लग रही थी लोगों को, तो इससे गर्म जल धारा का प्रभाव यहाँ के मौसम को भी गर्म कर देगी, सुहावना कर देगी, ज़्यादा न ठंडा न ज़्यादा गर्म। तो यहाँ पे जो ये कंबल का काम करेगी, गर्म जल धारा क्या करेगी, कंबल का काम करेगी। और जैसे मान लो कहीं पर ठंडी जल धारा जा रही है और कोई गर्म मौसम है, तो गर्म मौसम को ठंडी जलधारा अपने अनुसार मौसम को ठंडा कर देगी, तो वहाँ पे गर्मी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से तापमान को समुद्री जलधाराएं और पवनें दोनों आपकी क्या करती है, इनको प्रभावित करने का काम करती है। ये तो आपके जलधारा का उदाहरण हो गया गल्फ स्ट्रीम वाला, और मैंने चिनूक वाला जो उदाहरण दिया ना वो आपके प्रचलित पवनों का उदाहरण हो गया। अब अपन बात करते हैं मेघ व वर्षा। और वर्षा और मेघ यानी बादल, जहाँ पे अगर छाए हुए रहेंगे तो तापमान कम प्राप्त होगा, और जहाँ बादल मौसम साफ रहेगा वहाँ तापमान अधिक प्राप्त होगा। तो ये बादलों का प्रभाव है तापमान को नियंत्रित करने का। लेकिन वर्षा, जैसे मान लो यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे अभी दोपहर तक गर्मी रहती है, जैसे भूमध्य रेखा पर दोपहर तक गर्मी रहती है, लेकिन वैसे ही 2 से 4 बजे के बीच में वहाँ पर सहवन या मूसलाधार वर्षा होती है, तो वहाँ पे 2 से 4 बजे के बाद का जो मौसम है बिल्कुल ही सुहावना हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो वर्षा होने के कारण तापमान को क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। तो वर्षा भी मौसम, गर्म मौसम को ठंडा कर देती है, तापमान को सुहावना कर देती है, मौसम को सुहावना कर देती है, तापमान को कम कर देती है। तो इस प्रकार वर्षा भी क्या करती है, प्रभावित करती है। और जो भूमि का ढाल है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक पर्वत है कोई भी, उसके दोनों ओर का जो तापमान है तो वो भी प्रभावित करता है। एक हिल स्टेशन है, एक नीचे वाला ताप, जैसे ये कोई पर्वत है, ये पर्वत है, यहाँ पे ये सूर्य ताप है, ये सूर्य है, तो यहाँ का तापमान अधिक होगा, यहाँ का कम होगा, क्योंकि ये ऊंचाई वाला क्षेत्र भी आपको भूमि का जो ढाल है, यहाँ पर उच्च ढाल है, यहाँ निम्न ढाल है, तो उच्च वाले ढाल पे आपको पता है सूर्य का तापमान ऊंचाई पर कम होता है, नीचे पर ज़्यादा होता है, ये भी। और जो सूर्य के सामने वाला जो ढाल होगा भूमि का, वहाँ पे अधिक सूर्य तप मिलेगा, और पीछे वाले ढाल पे, सूर्य विमुखी ढाल पे, पर्वत विमुखी ढाल पे सूर्य की जो किरणें हैं वो कम पहुँचेगी, और वहाँ का जो तापमान है वो भी आपको कम मिलेगा। तो भूमि का ढाल भी इस प्रकार से प्रभावित करता है। अब अपन बात करते हैं समताप रेखाएं। समताप रेखाएं क्या होती है? देखो, समताप रेखाओं का मतलब यह है कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं? समताप रेखाएं कहते हैं, समताप रेखाएं कहते हैं। अब देखो, इनका प्रभाव आपको समझना, समताप रेखाओं का प्रभाव क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैंने 2 चित्र बना रखे हैं, उन चित्रों के माध्यम से आपको समझना। जैसे देखो, समताप रेखा का एक चित्र दिया हुआ जनवरी माह में, समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो, जनवरी माह में जैसे देखो, मान लो ये समुद्र वाला हिस्सा है,
ये समुद्री भाग है, देखो ये जल वाला भाग मैंने बनाया, और ये वाला भाग आपका स्थल भाग है, यानी ठोस भाग है, पृथ्वी वाला, पृथ्वी की सतह ठोस भाग, यानी ये महासागर भाग है और ये महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीप। तो देखो सूर्य ताप जो है ना वो इन समताप रेखाओं को प्रभावित करता है। जैसे देखो उत्तरी गोलार्ध में मान लो सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें, जैसे मान लो जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में कम होती है सूर्य की किरणें, क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ जाती है, तो तापमान यहाँ पे देखो स्थल भाग तो जल्दी ठंडा हो गया। जनवरी महीने में जो उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम रहेगा, यानी सर्दी रहेगी, तो यहाँ पे तापमान कम रहेगा। तो ये जो समताप रेखाएं हैं ये भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाते हैं कम तापमान के कारण, और समुद्र का तापमान अधिक है तो अधिक होगा तो वहाँ की जो पवनें हैं उनको क्या कहे, जो मौसम गर्म रहेगा तो वहाँ की हवा को ऊपर उठाने का काम करेगा, क्योंकि जो हवा है जो पवनें चल रही है उनको ऊपर उठाने का काम कर रहा है, इसलिए देखो ये समुद्री भाग पर ऊपर उठी हुई है। तो आपको पूछेंगे जनवरी माह में समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की भूमध्य रेखा पर तो भूमध्य रेखा की ओर मुड़ी हुई रहेगी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, और समुद्र से ऊपर उठी हुई मिलेगी आपको कब, जनवरी माह में। और इसका उल्टा देखो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। अगर अपन दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ये का यश है, दक्षिणी गोलार्ध में जब आपका जनवरी महीना होगा तो वहां पे तापमान अधिक होगा, जनवरी माह होगा और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक होगा। देखो ये जैसे मान लो इधर देखो ये भूमध्य रेखा, अब सूरज यहाँ पे, ये कर्क रेखा, तो सूरज तो यहाँ पे है, सूर्य कहाँ पे, यहाँ पे है, और ये मकर रेखा। अब अपन बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध, जब सूरज यहाँ पे है तो देखो सूरज यहाँ पे है, अभी अपन मान लो जनवरी माह की बात कर रहे हैं, जनवरी माह में तो देखो ये सूरज यहाँ पे है। अगर जनवरी माह की बात की जाए तो जनवरी माह में सूरज यहाँ पे है तो यहाँ पे सर्दी हो जाएगी, तो स्थल भाग क्या जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो वायुदाब जो तापमान की जो धाराएं हैं, जो आपकी रेखाएं वो नीचे बैठ जाएगी, और समुद्र भाग गर्म रहेगा अधिक समय तक, क्योंकि समुद्र भाग देर से ही ठंडा, देर से ही गर्म होता, तो यहाँ पे जो आपकी समताप रेखाएं ऊपर उठी हुई रहेगी। और जब यही बात अगर अपन बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो देखो स्थल भाग यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो स्थल भाग है जल्दी गर्म होगा, तो समताप रेखाएं ऊपर उठी हुई रहेगी, और समुद्र भाग तो क्या है देर से ठंडा होता है, देर से गर्म हो, तो अभी ये गर्म हुआ नहीं है तो कम गर्म है, तो इसलिए यहाँ पे जो समताप रेखा है वो नीचे की ओर समुद्र की ओर आपको मिलेगी। और ऐसा उल्टा जब अपन इसी को बात को अपन जनवरी माह को मान लो अपन जुलाई माह में कन्वर्ट कर दिया जाए, मान लो अपन ऐसी बात कर दी जाए जुलाई माह में, तो ये जो चित्र है ना, ये वाला चित्र तो हो जाएगा आपके दक्षिणी गोलार्ध का, और ये वाला चित्र हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का। अब देखो समझना कैसे होगा, देखो जब जुलाई माह होगा तो कर्क रहेगा, जून जुलाई में अपन के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहता, तो सूर्य की स्थिति आ गई यहाँ पे, जब जुलाई रहेगा तो सूर्य आ गया यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे आ गया तो स्थल भाग क्या हो गया, गर्म हो गए, स्थल भाग गर्म हो गए, तो जो समताप रेखा है वो ऊपर उड़ जाएगी, यानी ध्रुवों की ओर हो जाएगी, और समुद्री भाग अभी भी गर्म हुआ नहीं है, इसका मतलब है समताप रेखा यहाँ पे नीचे रहेगी, तो ये उल्टी स्थिति हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं जुलाई माह में, मान लो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो देखो सूर्य तो यहाँ पे है, तो ये वाला जो भाग है जल भाग तो देर से ही ठंडा हो, देर से ही गर्म होता, तो देखो अब यहाँ पे स्थल भाग जल्दी ठंडा हो गया, तो यहाँ समताप रेखा इधर आ गई, और ये अभी देर से ठंडा होगा, तो इसका मतलब अभी गर्म है, इसकी तुलना में महासागर की तुलना में महाद्वीप की तुलना में महासागर गर्म है, तो यहाँ की समताप रेखाएं ऊपर उठी हुई। तो इस प्रकार से जनवरी माह की समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और जुलाई माह की समताप रेखाएं आपके उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इनको आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। अब अपन बात करते हैं उष्मा बजट के बारे में। उष्मा बजट क्या है और उष्मा बजट को कौन कौन से जो कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में देखो, एक विस्तृत रूप से अपन बात करने वाले हैं उष्मा बजट के बारे में। तो इसमें आपको भी ध्यान रखना है कि उष्मा बजट क्या है, किस प्रकार से। उष्मा बजट का मतलब है सूर्य से आने वाली उष्मा और जाने वाली उष्मा का लेखा जोखा होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, उष्मा बजट कहते हैं। और उष्मा बजट सूर्य से लगभग कितनी आती है, कितनी वापस जाती है, किन किन कारणों से वापस जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ कारण ऐसे हैं जो सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं, कुछ ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कुछ कम प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रभावित सारे कारक करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो देखो अब अपन बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे
ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, सूर्य, और ये है आपकी पृथ्वी की सतह। ये हो गई आपकी, इधर लिख देता हूँ, पृथ्वी की सतह। देखो पृथ्वी की सतह। अब सूर्य से मान लो 100% उष्मा आई, सूर्य से 100% उष्मा आई, 100% में से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सूर्य से आने वाली जो उष्मा ना, उनमें से जैसे 27% जो उष्मा है वो बादलों द्वारा परावर्तित हो जाती है, 27% उष्मा बादलों द्वारा परावर्तित हो जाती है, और 2% जो उष्मा है आपके हिम द्वारा परावर्तित हो जाती है, और 6% उष्मा है आपके वायुमंडल द्वारा परावर्तित हो जाती है, वायुमंडल द्वारा। तो 27 और 2 कितने होते हैं? 29 और 6 कितने होते हैं? तो आपके ध्यान रखना 29 और 6 यहाँ पे 35। तो ये वाली बात है। अब जैसे जो आगे शेष भाग जाएगा, जैसे यहाँ पे 27, 2 और 6 दिया हुआ, 27, 2 और 6 दिया हुआ, ये जो सूर्य है ये लगभग टोटल इनको मान लिया जाए तो 29 और 6 35, यानी 35% उष्मा यहाँ पे व्यय हो गई वायुमंडल में। 27% बादलों द्वारा परावर्तित हो गई, और 2% हिम द्वारा परावर्तित हो गई, और 6% वायुमंडल से परावर्तित हो गई। तो पीछे 65% यह सूर्य ताप नीचे जाएगा, 65% सूर्य ताप नीचे जाएगा। और 65 में से ही आपको ध्यान रखना, ये जो सूर्य ताप जा रहा है इसमें से भी ये भी और आगे परावर्तित हो जाएगा 65 में से। अब 65 में कैसे परावर्तित होगा? जैसे जो भी शेष इकाई जा रही है आपकी 65%, उसमें से 14% है, 14% क्या होगी आपके? ऐसे 14% है, ये वायुमंडल अवशोषण कर लेगा, वायुमंडल अवशोषित कर लेगा। तो ये वायुमंडल अवशोषित कर ले, ये तो देखो वायुमंडल से परावर्तन हो जाएगा, यानी वायुमंडल से टकराकर वापस चली जाएगी, और ये वायुमंडल अपने अंदर अवशोषित कर लेगा कितनी? 14%। तो इसमें से 14 निकालेंगे तो ये 51% बाद में पीछे बचेगी, ये आपकी सूर्य तप के रूप में प्राप्त होगी। देखो आने वाली किरणों के बारे में आपको ध्यान रखना, कितनी किरणें आती है सूर्य से। जो आने वाली किरणें हैं उनको अपन क्या कहते हैं? लघु तरंग या लघु विकिरण के रूप में कहते हैं, और इनको कहते हैं अपन सौर्यक विकिरण कहते हैं, लघु विकिरण और सौर्य विकिरण कहते हैं। कितनी? जैसे 100% निकली तो 27% बादलों से परावर्तित हो गई, 2% बर्फ से परावर्तित हो गई, और 6% वायुमंडल से परावर्तित हो गई। तो टोटल मिलाकर 35% जो उष्मा है वो आपकी क्या हो गई? परावर्तित हो गई। पीछे बची 100 में से 35 गए तो 65% उष्मा धरातल पर आएगी, जिसमें से 14% जो आपकी उष्मा है वो आपकी वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और 65 में से निकाले तो 51% जो उष्मा है सूर्य ताप के रूप में पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से ये प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य ताप के रूप। अब ये जो 51% जो उष्मा है ये भी सूर्य ताप के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में यहां पर भी निकलती है, सूर्य ताप के रूप में। तो देखो जो कुछ तरंगे हैं इसमें से आपकी 17% तरंगे हैं ये इस 51%, यानी अपन ने बात की थी सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो आपकी 51% होगी, और 51% में मुख्य रूप से देखो 34% जो आपकी उष्मा है वो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर आती है, 34% प्रत्यक्ष रूप से आती है। पीछे बच गई आपकी 17%। तो 17% जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के बीच में से कहीं पर भी आपको, पेड़ के नीचे आप देखते हो तो कहीं पर भी आपको धूप लगती है, कहीं पर आपको छाएं लगती है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ के बीच में से होकर जो उष्मा आती है, या अपन जैसे मकान है तो मकान के जैसे मान लो खिड़की में से धूप अंदर आ रही है, दरवाजे में से धूप अंदर आ रही है, तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से, या पर वो सीधे न आकर तिरछी होकर किन्हीं किन्हीं माध्यम से मकान के अंदर, या अपन कह सकते हैं घरों के अंदर जो उष्मा आ रही है, सूर्य का तप आ रहा है, या पेड़ के बीच में से होकर जो सूर्य का तप निकल रहा है, तो ये जो है आपके 17% है। तो इस प्रकार अपन ने देखा सूर्य तप आने वाली किरणों के रूप में, और आने वाली किरणों को ही अपन क्या कहते हैं? सौर्यक विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? सौर्यक विकिरण कहते हैं, और इसी को अपन लघु विकिरण भी कहते हैं, लघु विकिरण। और अब देखो, अब इस पृथ्वी से टकराकर, जो पृथ्वी से टकराकर जाती है इसे अपन क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं, या इसे अपन क्या कहते हैं? दीर्घ विकिरण कहते हैं,
दीर्घ विकिरण कहते हैं। अब देखो, जो अपन के पास में 51% जो आपकी उष्मा आई थी, जो 51%, देखो वो 51%, 19% जो आपकी उष्मा है वो संघनन के द्वारा, यहां पर संघनन की क्रिया होगी, उनके द्वारा वापस पृथ्वी से टकराकर चली जाएगी 19%। फिर आपकी 9% सहवन प्रक्रिया द्वारा, यानी भाप बन के सहवन प्रक्रिया द्वारा यहां पर 9% उष्मा चली जाएगी। फिर आपके पृथ्वी से सीधे रूप में विकृत हो जाएगी 23%। जब 19 और 9 को अपन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28, और 28 और 23 को जोड़ेंगे तो वापस आपका 51% जो उष्मा है वो आपकी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो जितनी उष्मा सूर्य के, जो सूर्य तप पृथ्वी पर आया था 51%, उतना का उतना सूर्य तप पृथ्वी से वापस क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है यहाँ से। तो जितनी ऊर्जा सूर्य की पृथ्वी पर आती है और उतनी ही ऊर्जा अगर पृथ्वी से वापस रिलीज होकर वायुमंडल में जाती है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, आने वाली उष्मा और जाने वाली उष्मा के संतुलन को ही अपन क्या कहते हैं, उष्मा बजट कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा था मुख्य रूप से उष्मा बजट। आपको सीधा पूछ सकते हैं कि वायुमंडल से प्रत्यक्ष सूर्यताप को कितनी उष्मा प्राप्त होती है, ये पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं बर्फ से या हिम से कितने प्रतिशत ऊर्जा परावर्तित हो रही है, या पूछ सकते हैं कितने इकाई परावर्तित होती है, बादलों से कितनी होती है। आपको अलग अलग पूछ सकते हैं, आपको सीधा नहीं पूछेंगे। आपको पूछेंगे वायुमंडल में अवशोषित कितनी होती है, आपको पूछेंगे वायुमंडल में परावर्तित कितनी होती है, और आपको सीधा भी पूछ सकते हैं सूर्य तप पृथ्वी पर कितना प्रतिशत आता है, तो आपको 51% आता है। और जाने वाली तरंगों में आपको पूछेंगे कि भाई सहवन प्रक्रिया द्वारा कितनी जाती है, तो सहवन प्रक्रिया द्वारा 9%, संघनन प्रक्रिया द्वारा 19% जाती है, और 23% पृथ्वी से सीधी आपकी सूर्य तप की उष्मा जाती है। तो इस प्रकार आज अपने सूर्य तप और उष्मा बजट के बारे में पढ़ा, और आप हमारे वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। अगर कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को आप रोक कर पॉज करके आप आराम से इसको देख सकते हैं। आप इसी प्रकार आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप इस पर लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।